वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यूजीसी नेट पेपर वन के यूनिट अभी हम लोग देख रहे हैं 9। यूजीसी नेट जा रहा है पेपर 1 के यूनिट 9 में हम लोग देख रहे हैं अभी नेचुरल हजार्ड यानी प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें हम लोगों ने भूकंप को पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे उसी से मिलता जुलता सुनामी क्या है, सुनामी कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। और सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीर में एक सुनामी का दृश्य है जो कि समुद्र है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे आप लहरें देख पा रहे होंगे, कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठी है। और ये सैकड़ों किलोमीटर तक ऐसी लहरें उठती है। जो बड़ी सुनामी होती है, ऐसी बड़ी बड़ी लहरें सैकड़ों किलोमीटर तक उठती है और ये तटीय क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाती है और वहाँ पे रहने वाले जान माल की काफ़ी ज़्यादा हानि होती है और अस्त व्यस्त हो जाता है वहाँ का जनजीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनामी क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सुनामी का अर्थ, मीनिंग ऑफ सुनामी। तो यहाँ पे आप देखिए उसको इंग्लिश का स्पेलिंग को ज़रा ध्यान दीजिएगा। SUNAMI सुनामी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टी साइलेंट रहता है तो टी पहले है। TSUNAMI इसको पढ़ते हैं हम लोग सुनामी। सुनामी बेसिकली ये एक जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जापानी भाषा का। और सुनामी शब्द दो शब्दों से बना है। TSU इसको सु बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है। TSU SUNAMI नामी, जिसमें सु TSU सु का अर्थ होता है बंदरगाह या हार्बर। उसी तरह नामी का अर्थ होता है तरंग, यानी बंदरगाह में जो तरंग उत्पन्न होता है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। अर्थात ऐसी तरंगें जो समुद्र तटीय क्षेत्रों हम लोग जानते हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों को ही हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों या बंदरगाहों को प्रभावित करती है, सुनामी कहलाती है। सुनामी शब्द की रचना जापान के उन मछुआरों ने की थी जिन्होंने कई बार खुले समुद्र में तरंगों की कोई विशिष्ट हलचल न होने के बावजूद भी बंदरगाह को उजड़ा हुआ देखा था। एक्चुअली होता है कि जब समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें आती है तो मछुआरों को पता चल जाता है, लेकिन ये सुनामी की हम लोग उत्पत्ति के बारे में जब जानेंगे तो देखेंगे कि ये आकस्मिक होने वाला है, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। जबकि अन्य तरंगें जो होती है उसका मछुआरे लोग पूर्वानुमान कर लेते थे और उसी तरह वो अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाया करते हैं। लेकिन जापान के मछुआरों ने कुछ ऐसे तरंगों को देखा जहां कोई विशिष्ट हलचल नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा ये पूरा बंदरगाह पूरा नष्ट हो गया, आसपास जान माल की अपार हानि हुई थी। तो इसके कारण इन लोगों ने इसका एक अलग नाम दिया जो कि अन्य तरंगों से अलग है और उसका नाम दिया सुनामी। तो किसके द्वारा दिया गया? जापान के मछुआरों के द्वारा। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। अब सुनामी आने के कारण क्या है? तो यहाँ दो कारण हैं मुख्य रूप से, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में क्या क्या होते हैं? पहला है भूकंप, अर्थक्वेक, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भूकंप के बारे में। जैसे धरती पर जब भूकंप आता है तो क्या होता है? धरती में कंपन होता है, हिलने लगता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी महासमुद्र है, महासागर है, इसके अंदर भी तो धरातल है। हिंद महासागर की ही गहराई हो या अटलांटिक की हो, सबका एक गहराई है। मैक्सिमम कितना? 10 से 11 किलोमीटर, जो कि मेरियाना गर्त है। उसके बाद तो नीचे धरातल ही है। तो वो एक पृथ्वी का जो 7 प्लेट्स है, तो उसी प्लेट्स का बहुत सारा किनारा हमारे महासागरों के धरातल में पाया जाता है। और इन धरातल के इन जो 7 प्लेट्स है पृथ्वी के, यहाँ पे जो जल का अत्यधिक भार पड़ने के कारण, अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण कभी कभी वहाँ पे हलचल हो जाती है और समुद्र के अंदर जो धरातल है वहाँ पर भूकंप आता है। और भूकंप आने के बाद प्लेट्स जब हिलता है या प्लेट्स में जब कंपन होता है तो उससे क्या होता है कि पानी भी, वहाँ पे जो जल है वहाँ भी हलचल हो जाती है। आप सिंपल सा समझ सकते हैं, आप अगर किसी
गमले में अगर आप पानी रखे हैं और गमला को अगर हिला देते हैं तो क्या होता है, उसका पानी छिलक कर बाहर आ जाता है। तो उसी तरह का होता है, आप संपूर्ण महासागर को एक गमला के रूप में कंसीडर करें और उसके तली को आप हिला दें नीचे गमला के, यानी जो महासागर का जो तल है वो अगर हिल जाए तो इतना बड़ा जल का भंडार है वो अगर हिल जाएगा तो उसका लहर भी उतना ही ताकतवर होगा। और उसी तरह वो समुद्र के किनारों को पार करके जो आसपास जो इलाके हैं वहाँ तक जल पहुँच जाएगा तरंगों के माध्यम से। तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है, भूकंप आने से समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है। वह जल अपने उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर गिरता है, जिससे महासागर के चारों ओर गोलाकार तरंगों का निर्माण होता है। ये तरंगें कुछ इस प्रकार की होती है, आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। आप किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो पानी में गोलाकार तरंगें बनती है, ये तो देखते होंगे हम लोग, आए दिन देखते हैं हम लोग, जरूर इस तरह की घटनाओं को आसपास में देखते ही हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि वो एक हल्की छोटी सी तरंगों को हम लोग देखते हैं, लेकिन वही जब महासागरों में होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है और वो गोलाकार तरंगों का निर्माण करता है। और ये गोलाकार तरंगें आसपास के क्षेत्रों को नष्ट कर देती है, डुबा देती है, उसे बहा ले जाती है। दूसरा कारण है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा समुद्र में गिरता है तब समुद्र के धाराओं का निर्माण होता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है और सुनामी की उत्पत्ति होती है। हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी में बहुत बड़ी मात्रा में जो लावा होता है बाहर निकलता है, और जो समुद्र में भी ज्वालामुखी का उत्पत्ति होता है, समुद्र के किनारे भी होता है। तो इसके कारण जब वो लावा समुद्र में गिरता है उतनी बड़ी मात्रा में तो वह भी तरंगों को जन्म देता है और धाराओं का निर्माण होता है, जिससे कि सुनामी की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार हिमखंड, अगर आप ध्रुवीय या आर्कटिक वृत्त के आसपास के देशों की ओर ध्यान दें, अगर हम लोग ध्रुवीय और आर्कटिक वृत्त के आसपास के देशों की ओर कंसिडर करेंगे तो देखते हैं नॉर्वे, कनाडा, ग्रीनलैंड, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिमखंड यानी बड़े बड़े बर्फ के चट्टान पाए जाते हैं। यह हिमखंड खिसक कर समुद्र में गिरते हैं, तब समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होता है, जिससे तटवर्ती क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं और सुनामी की उत्पत्ति होती है। जो तीसरा कारण है सुनामी का वो है हिमखंड। इसी प्रकार जो और एक प्राकृतिक कारण है उल्कापिंड। हम लोग जानते हैं उल्कापिंड आकाश से गिरता है, तो उल्कापिंड यानी जो कि जब कोई अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड पृथ्वी के महासागरीय क्षेत्र से टकराता है, तब इस पिंड के टकराने के फलस्वरूप समुद्र में गोलाकार तरंगों का निर्माण होता है। यह भी सुनामी आने का एक कारण है। जैसे हम लोग जानते हैं उल्कापिंड जब धरातल पर गिरती है तो वहाँ पे भूकंप की स्थिति और धरती को कंपित कर देती है, और जब ये समुद्र के महासागरीय क्षेत्र में गिरती है तो वहाँ भी सेम सिचुएशन होता है, और वहाँ के जो धरातल है वहाँ पे हलचल हो जाती है और एक विशाल तरंग का निर्माण करता है, और वह एक सुनामी का बहुत बड़ा कारण है। तो ये थे प्राकृतिक कारणों में। अंतिम हम लोग देखेंगे भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। समुद्री क्षेत्रों के आसपास अत्यधिक वर्षा होती है, समुद्री क्षेत्र के जो आसपास वर्षा ज़्यादा होती है। वर्षा के अत्यधिक होने के कारण भूमि के बड़े बड़े टुकड़े खिसक कर गल कर समुद्र में गिरते हैं, जिससे भी सुनामी तरंगों का निर्माण होता है। तो ये थे प्राकृतिक कारण, नेचुरल। और दूसरा है आज हम लोग अपने कुछ कार्यों के कारण भी कभी कभी एक तरह से करें सुनामी को आमंत्रित करते हैं। मानवीय कारण में क्या है? मानवीय कारण में है परमाणु परीक्षण। अभी हमारा जो वर्ल्ड है सब परमाणु हथियारों के होड़ में सभी देश लगे हुए हैं, और अपने आप को वही देश शक्तिशाली समझ रहा है, और वो देश अपने आप को बॉस समझता है जिसके पास परमाणु हथियार है। तो परमाणु हथियारों का परीक्षण जब भी होता है भूमि के अंतर होता है, भूमि के अंतर्गत, भूमि के अंदर में, इसका काफ़ी किलोमीटर अंदर में इसका परीक्षण किया जाता है। और जब किसी देश के समुद्री क्षेत्रों में, समुद्र के आसपास ही अक्सर होता है, समुद्र के आसपास जो क्षेत्र हैं वहीं पे इनका परीक्षण होता है। जमीन के अंदर समुद्री क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। तो समुद्र में
भयंकर लहरें बनती है। इससे भी आसपास क्या जो क्षेत्र है वहाँ हलचल होती है और भयंकर समुद्र लहरें बनती है और ये अत्यंत विनाशकारी होती है। इससे निकटवर्ती क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, अतः यह भी एक सुनामी का रूप धारण कर लेता है। यानी परमाणु परीक्षण जो हम बहुत सारे देशों के द्वारा किया जा रहा है, यह भी एक मानवीय कार्यों के कारण उत्पन्न सुनामी का उदाहरण है। अब भारत में जो सबसे बड़ा सुनामी आया था अब तक का, वो है 26 दिसंबर 2004। आपसे पूछा जाएगा भारत में अब तक का सुनामी सबसे बड़ा कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को आया था। कहाँ आया था? तो दक्षिण भारत में और विशेषकर जो हमारा अंडमान निकोबार था वहाँ पे काफ़ी लोगों, लगभग 9,395 लोगों की मौत हो गई थी और 26,63,000 लोग प्रभावित हुए थे, जिससे द्वार को छोड़कर भागना पड़ा था, उनकी संपत्ति खाक हो गई थी। और अगर इस क्षेत्र से जो प्रभावित क्षेत्र इलाके थे इसके बात करें तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह था इससे प्रभावित एरिया। अगर भारत में सुनामी से के खतरे वाले क्षेत्रों को इंगित करें तो वो मुख्य रूप से भारत के जो दोनों तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों समुद्र के किनारे हैं, इसीलिए यहाँ पर सुनामी का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद जितने भी द्वीप हैं, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या लक्षद्वीप हो, वो सारे द्वीपीय क्षेत्र भी सुनामी की चपेट में आते हैं, वहाँ पर सुनामी का ज़्यादा खतरा रहता है। अंडमान निकोबार, इसका सुमात्रा द्वीप एवं अरब सागर के मकरान क्षेत्र टेक्टोनिक गतिशीलता के कारण सुनामी के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। तो ये सारे इलाके जो हैं भारत में सुनामी के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है, यहाँ सुनामी आने की संभावना बनी रहती है। तो अब हम लोग देखेंगे सुनामी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो सुनामी से पूछा गया एग्जाम में, सुनामी नाम किस भाषा से संबंधित है? अभी हम लोग देख चुके हैं, जापानी भाषा। किस भाषा से संबंधित सुनामी शब्द? जापानी भाषा। भारत में हाल ही में सुनामी कब आया था? भारत में हाल ही में सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को। अगला, क्या हम सुनामी को रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है, इसे रोक नहीं सकते हैं। नहीं, हम सिर्फ इसके प्रति सचेत होकर बचाव के लिए पूर्व उपाय संबंधी योजना कर सकते हैं। इसको रोक नहीं सकते हैं लेकिन बचाव के कार्य कर सकते हैं ताकि कम से कम हानि हो। किन देशों में सबसे ज़्यादा सुनामी की घटनाएं होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा सुनामी के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा संवेदनशील देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया और जापान, सबसे ज़्यादा सुनामी यहीं पर आती है। और एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण भारत। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी तरह अगर आप प्रतिदिन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाकर एग्जाम फाइटर नंबर 1 को प्रतिदिन 5 बजे यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है पेपर 1 का, और आप इसी के माध्यम से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जैसे ही 5 बजे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आराम से तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं और पेपर 1 की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच।